नमस्कार। द फॉलो अप के इस बातचीत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता इन दिनों चर्चा में हैं और चर्चा की वजह केंद्र और राज्य की टकराव है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से तीसरी दफा डीजीपी अनुराग गुप्ता को इनके पद से रिटायर करने का दबाव एक तरीके से कह ले राज्य सरकार पर डाल रही है, लेकिन राज्य सरकार अपने तरीके से जो है अड़ी हुई है। यही वजह है कि हम लोगों ने कैप्शन में लिखा है कि क्या सीएम हेमंत पीएम मोदी की केंद्र की जो सरकार है उससे अनुराग गुप्ता के बहाने टकरा रहे हैं। इस बीच बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो लगातार जो है अनुराग गुप्ता को सेंटर में रख करके रोजाना कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं। आज भी उन्होंने एक बयान दिया है जिसकी चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सजेस्ट किया है और अपने ट्वीट में बाकायदा यह कहा है कि जैसे पूर्व प्रधान सचिव यानी कि वो विनय चौबे की ओर इशारा कर रहे हैं और बाकायदा मेंशन कर रहे हैं इस बात को कि शराब घोटाले में जिस तरीके से प्रधान सचिव के कारण आप उलझते दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि अनुराग गुप्ता जिनको लेकर के आप जिद पे अड़े हैं उनकी वजह से आने वाले दिनों में भविष्य में आपको मुसीबत का सामना करना पड़े। इससे पहले भी अनुराग गुप्ता को लेकर के उन्होंने बयान दिया था और बार बार वह यह सवाल उठा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया है और कहा है कि तब जबकि 15 जिलों के एसपी का ट्रांसफर हो गया है, ऐसे में डीजीपी कौन है। डीजीपी को लेकर के लगातार बाबूलाल मरांडी सवाल उठा रहे हैं। अब जबकि तीसरी दफा जब लेटर आ गया है, हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में कि दरअसल नियम क्या कहता है। सबसे पहला सर सवाल आप ही से है, ये जो तीसरी बार केंद्र सरकार ने जो पत्र लिखा है स्टेट को, क्यों ये बार बार लिखना पड़ रहा है, तब जबकि केंद्र के अनुसार तो 30 अप्रैल को ही डीजीपी रिटायर हो गए हैं। देखिए, दो तीन चीज बहुत क्लियर है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के जो अधिकारी हैं वो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। इनका नियोक्ता जो है सो राष्ट्रपति होती है और राष्ट्रपति के बिहाफ में केंद्र सरकार इनका कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है। तो इनकी नियुक्ति, इनका एक्सटेंशन, इन पर अंतिम कार्रवाई मतलब निलंबन की कार्रवाई राज्य सरकार कर सकती है। वो केंद्र सरकार ने छूट दी है कि 48 घंटे से अधिक अगर यह हिरासत में कोई भी अधिकारी रहेगा तो राज्य सरकार स्वतः उनको निलंबित कर सकता है। लेकिन सारी कार्रवाई का अंतिम अथॉरिटी जो है सो केंद्र सरकार है। तो केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को अनुराग गुप्ता को रिटायर मान लिया है, मान नहीं लिया है, करार दिया। मतलब 30 अप्रैल उनका पहले से निर्धारित समय सीमा था, जो वो उनका 60 वर्ष का उम्र पूरा हो रहा है और वो रिटायर कर रहे हैं। उसके बाद केंद्र ने कहा कि ये रिटायर कर गए हैं। उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट उनको डीजीपी के पद पर बनाए हुए है और यही टकराव का कारण है। तो तीसरी दफा क्यों पत्र मतलब आया है, मतलब मैं तो वही समझना चाह रहा हूँ। हाँ, तीसरी दफा जो हम लोग समझे हैं, जैसे समन होता है ना जी, जो मतलब एक बार समन नोटिस हुआ, जैसे शो कॉज भी होता है, अगर कोई जवाब नहीं देता है तो उसको दोबारा रिमाइंडर दिया जाता है। तो हम केंद्र सरकार कहीं ना कहीं ये जो तीसरा पत्र है सो अंतिम रिमाइंडर के रूप में राज्य सरकार को भेजा है, जो अब अगर आप मतलब इनको नहीं हटाते हैं तो आगे हम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन ये सारी जानकारियां तो स्टेट के पास हैं ही और जो अधिकारी हैं उनके पास भी ज्ञान है कि आखिरकार कैसे और केंद्र किस हद तक जो है इंटरफेयर करेगी। तो स्टेट के पास क्या विकल्प है? अगर हेमंत सोरेन उनका पूरा जो कुनबा है, अगर वो इस बात पे अड़ा हुआ है कि अनुराग गुप्ता डीजीपी बने रहें, तो इनके पास भी तो कुछ विकल्प दिखाई पड़ रहा होगा। ये भी तो लगातार इस प्रयास में होंगे कि कैसे अनुराग गुप्ता बने रहें। देखिए, बने तो नहीं रह सकते हैं अनुराग गुप्ता किसी भी स्थिति में। मतलब 2 दिन 4 दिन एक मतलब जिस तरह से कुछ दिनों का समय बीत गया है उसी तरह अगर कुछ दिनों तक वो डीजीपी के पद पर रह जाएं
लेकिन बने नहीं रह सकते हैं। अगर पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लें, जी जो वहाँ अल्पन बंदोपाध्याय वहाँ के मुख्य सचिव थे, और केंद्र सरकार ने उनको तत्काल मतलब दिल्ली बुला लिया था, जो आप यहाँ आइए, और उस मामले में वो जाने आने में आनाकानी की थी और केंद्र के बात को नहीं माना था, तो बाद में केंद्र सरकार ने उनको शो कॉज किया और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का संचालन कर दिया। तो अब अगर इस परिस्थिति में जो ऑल इंडिया सर्विस रूल है वो कहता है कि इनके विरुद्ध केंद्र सरकार विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करेगा, उसके बाद इनका पेंशन रुक जाएगा, ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं होगा, एजी को केंद्र ने लिख ही दिया है कि रिटायर कर गए हैं इसलिए इनका पे स्लिप आप जारी मत कीजिए, तो इस तरह की कार्रवाई केंद्र सरकार कर सकता है। अच्छा, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच जो चर्चा है ब्यूरोक्रेट्स के बीच और मीडिया गैलरी में भी, कि अनुराग गुप्ता को अगर हटाना ही पड़ा स्टेट को, हेमंत सोरेन को, तो वो एक विकल्प के तौर पे सिक्योरिटी एडवाइजर का एक पोस्ट हो सकता है कि क्रिएट हो। तो क्या इस पे भी कुछ बातचीत चल रही है? देखिए, ये सत्ता के गलियारे में और जो जैसा जहाँ जहाँ आप बता रहे हैं उस जगह ये चर्चा मतलब हो रही है कि उनको सिक्योरिटी एडवाइजर टू सीएम बनाया जा सकता है, और संभव भी दिख रहा है जिस अनुराग गुप्ता को लेकर मुख्यमंत्री इस स्तर तक केंद्र से टकराव ले रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं उनके गुड फेथ के आदमी हैं। अब बिल्कुल भरोसेमंद है, लेकिन देखिए होता क्या है, सब कुछ तो समय तय करता है। लेकिन ये दर्शन की बात है। लेकिन अनुराग गुप्ता को लेकर के अगर हम लोग बातचीत करें तो ये एक एग्जाम्पल भी है दर्शन के हिसाब से भी। आप देखिए कि इसी हेमंत सोरेन ने अपने ही सरकार में उनको 2 साल तक तकरीबन सस्पेंड रखा। बिल्कुल नहीं, देखिए जो गुड फेथ के जो अधिकारी हैं वो फिर वही पश्चिम बंगाल लौटेंगे जो बंदोपाध्याय थे, तो उनको गुड फेथ के, ममता बनर्जी का वो बहुत विश्वसनीय अधिकारी थे, तो उनको ममता बनर्जी ने बाद में अपना एडवाइजर बना लिया। तो बिल्कुल, और ये हर सरकारें करती है, मतलब कोई ऐसा नहीं है। आप पे तो पूरा स्टेट चलाने की जिम्मेदारी है। छोटी छोटी जगहों पे जो जिम्मेदार लोग बैठते हैं वो चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द और जो काम करने वाले लोग हों वो उनके भरोसे के हों, ताकि उनके मर्जी से काम हो सके। पांडे जी के पास लौटते हैं। पांडे जी, आप ये जो बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, लोग अब यह पूछ रहा है कि भाई क्या ये व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है अनुराग गुप्ता और बाबूलाल मरांडी के बीच में? फिलहाल तो वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ना ही अनुराग गुप्ता के तरफ से इस तरीके का कोई बयान नहीं, अनुराग गुप्ता कोई पॉलिटिकल पर्सन तो है नहीं कि वो बयान देंगे। बयान बाबूलाल मरांडी की ओर से आ रहा है। आम लोग, जैसे हम लोग ने चर्चा की ना कि सिक्योरिटी एडवाइजर टू सीएम की बातचीत चल रही है, इसी तरीके की ठीक बातचीत मीडिया गैलरी में भी हो रही है, पॉलिटिकल गलियारों में भी हो रही है, बीजेपी के अंदर भी हो रही है कि भाई क्या बाबूलाल मरांडी एकदम व्यक्तिगत लड़ाई में कूद गए हैं, क्या है मामला? नहीं, बीजेपी में ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो नहीं, मैं जो बीजेपी के जो दूसरे नेताओं से जो मैं बात करता हूं या मैंने बात की है, उस बातचीत में तो ये आया ही है। तो वो आया होगा, उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है। अगर, क्योंकि बाबूलाल मरांडी बार बार नियम कानून का हवाला देके ही राज्य सरकार को घेर रहे हैं। निशाना भले ही अनुराग गुप्ता एक बहाना है, निशाना राज्य सरकार है। आज का जो पत्र ट्वीट है बाबूलाल मरांडी का, वो सिर्फ मुख्यमंत्री जी के लिए भी नहीं है, वो अनुराग गुप्ता के लिए भी है। क्योंकि विनय चौबे के चलते आज सिर्फ हेमंत जी पे उंगली नहीं उठ रही है, विनय चौबे खुद भी मुसीबत में है। तो ये लेटर को दोनों अर्थों में देखना चाहिए। तीसरा ये को, हाँ, मतलब जो अब 100 हो गया। हाँ, और तीसरा ये विषय है कि अब आगे क्या। तो तीसरा लेटर के बाद एक ऑप्शन ये भी तलाशने की कोशिश हो रही है कि क्या यूपीएससी या केंद्र सरकार ही झारखंड में डीजी की नई नियुक्ति कर दे, क्योंकि राज्य सरकारें सिर्फ नाम भेजती है, तो डीजी रैंक में उनको पता है कितने लोग हैं, वहां से एक अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए। मतलब अचानक आप बोल रहे हैं, हाँ, एक जो प्रक्रिया है कि आप नाम भेजिए फिर वहां से, हाँ, तो नाम तो उनके पास है यूपीएससी में कि डीजी रैंक में ये लोग हैं जो झारखंड में कार्यरत हैं, उन्हीं में से किसी एक को चिट्ठी आ जाए कि आप जाइए डीजीपी का पद ग्रहण कीजिए।
ये भी तो हो सकता है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा इसको क्लियर करें, मतलब इसकी संभावना कम है कि अगर ऐसा तो हाँ, सामने से लड़ाई हो नहीं, जाएगी। सामने से लड़ाई नहीं होगा, बीजेपी जो है सो खुद फंस जाएगी। जिस प्रक्रिया के तहत अनुराग गुप्ता को यहाँ 2 साल का एक्सटेंशन सरकार ने दिया जी, और भले वो इलीगल है, और इलीगल केंद्र इसलिए मान रहा है कि 30 तारीख को वो रिटायर कर गए, तो रिटायर 6 महीने वाला टेन्योर वो 6 महीना हाँ 6 महीना का टेन्योर के साथ साथ वो एक्सटेंशन देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। जी, तो जब उनका सर्विस नहीं है तो वैसे व्यक्ति को ये कैसे डीजी बना सकते हैं? सवाल ये केंद्र का है, मूल सवाल यही है। और जो पांडे जी बोल रहे थे उस तरह यहाँ जो सरकार पहले ही नियम कानून चेंज कर चुकी है जी। और वो एक हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बना के उसमें अभी का जो नियम है वो भी आप एक्सप्लेन करें। हाँ, अभी का नियम में वही है कि पहले राज्य सरकार डीजी के रैंक में इम्पैनलमेंट के लिए यूपीएससी को नाम भेजती थी, और उस सूची में यूपीएससी जो है सो 3 अधिकारियों का नाम स्वीकृत करके राज्य सरकार को भेज देता था, और उसमें से राज्य सरकार जिसको चाहता था उसको डीजी बना सकता। लेकिन इस यूपीएससी के टकराव के कारण झारखंड सरकार ने क्या किया, जिस तरह से पश्चिम बंगाल, यूपी, राजस्थान और अन्य शासित प्रदेशों ने भी इसको अपना, तो एक अपना डीजीपी के इम्पैनलमेंट के लिए, नियुक्ति के लिए एक अपनी कमेटी बना लिया हाईकोर्ट की जज की अध्यक्षता में। तो उसको आप केंद्र सरकार कैसे कहेगी कि जो वो सही है और झारखंड का जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो गलत है? इनका सवाल है कि ये 30 को रिटायर कर गए और एक्सटेंशन नहीं मिला है। एक्सटेंशन नहीं मिला तो आप कैसे आईपीएस के रूप में कार्यरत रह सकते हैं? और इसलिए बार बार बाबूलाल यह बोल रहे हैं कि राज्य में डीजीपी के पद पर कोई नहीं है। आपसे फिर से वही सवाल है कि बाबूलाल मतलब क्या चाह रहे हैं? बाबूलाल चाह रहे हैं फ्रेश अपॉइंटमेंट हो, और उनको अपॉइंटमेंट से ज्यादा इस बहाने राज्य सरकार पर बार बार हमला करने का मौका मिल रहा है, वो वही कर रहे हैं। और एक जो कहा जाता है कि भाई बाबूलाल मरांडी और अनुराग गुप्ता में एक जो रार रहा है कई समय से पहले से, उसका खुन्नस निकाल रहे हैं ये। इसको अभी ऐसे कैसे कह सकते? उससे पहले बाबूलाल मरांडी ने कोई पत्र नहीं लिखा, तो ये कह देना कि खुन्नस अगर निकालते व्यक्तिगत तौर पे। हाँ, बाबूलाल मरांडी अनुराग गुप्ता के डीजीपी बनने पर कोर्ट जरूर गए हैं और उन्होंने न्यायालय में सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है। अभी वो मामला सब जुडिस है, हियरिंग हो रहा है वहाँ। अब उसमें जो फैसला आएगा वो तब तो फिर केंद्र और राज्य दोनों को मानना पड़ेगा, लेकिन जब तक फैसला नहीं आया है तब तक तो इस विषय को नहीं कह सकते कि कोई व्यक्तिगत खुन्नस है या व्यक्तिगत निकाल रहे हैं। एक आधार बताया जा रहा है कि एक आधार है, उसको। लेकिन अगर आप देखिएगा पांडे जी, तो शुरू से तो यही लग रहा है कि भाई सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ करके अनुराग गुप्ता के खिलाफ बाबूलाल ही लगे हुए हैं, चाहे कोर्ट जाना हो या फिर अभी बयान देना हो। अभी आप देखिए कि उनका एक बयान आया था कि उनको डर लग रहा है। हम लोगों ने स्टोरी भी की बाकायदा, इतने बड़े नेता हैं, जाहिर सी बात है कि अगर वो कुछ बयान दे रहे हैं तो गंभीरता से ही दे रहे होंगे बयान। उन्होंने कहा कि बाहर निकलने में भी डर लग रहा है और उनको यह आशंका है कि भाई उनके ऊपर कुछ हमला ना हो जाए। और अब इन सब चीजों के लिए भी वो अनुराग गुप्ता को ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाँ, राज्य के डीजीपी हैं और वो लगातार डीजीपी पे सवाल उठा रहे हैं, राज्य सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आशंका है कि हम पे हमला मत हो जाए। अरे सवाल तो सरकार पे भी उठाते हैं, तो क्या सरकार हमला करवा रही है? तो ये तर्क नहीं कहा जा सकता ना कि नहीं हो सकता है, संभावना है। तो संभावना कैसे व्यक्त करेंगे? इसी तरीके से करते पॉलिटिकल आदमी। राज्य सरकार पे सवाल उठाना पॉलिटिकल है और किसी अधिकारी पे सवाल उठाना कोई पॉलिटिकल है नहीं। तो बाबूलाल तो वो क्या है? अगर आप ही की भाषा में अगर पॉलिटिकल नहीं है तो वो क्या लड़ाई है? क्योंकि तो राज्यसभा चुनाव से ही चल रहा है मामला, राज्यसभा चुनाव से ही एक दूसरे के आमने सामने। राज्यसभा चुनाव में भी सीडी उन्होंने जारी किया था। जब जिस तरीके की परिस्थिति आएगी उस तरीके का उनपे काम होगा। उसके बाद बीजेपी चुनाव आयोग गई थी चुनावी ड्यूटी से बाहर करने के लिए,
तो आधार एक दिया गया। आप इसको बात इस तरीके से समझिए। आप क्या चाहते हैं कि बाबूलाल को कैसा रिएक्ट करना चाहिए था? नहीं, मैं कैसे चाहूंगा, हम लोग तो चूंकि बातचीत कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो न झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई व्यक्ति है, ना अनुराग गुप्ता का कोई पक्ष रखने वाला व्यक्ति है, ना बीजेपी का कोई पक्ष रखने वाला व्यक्ति है। जो बातें हो रही, हम लोग कोशिश करते हैं आप अपने डिस्कशन में फॉलो अप के इस लाइव में कि भाई हम लोग सारे पहलू पे बात करें। हाँ, तो और रही बात जो मैं पहले कह रहा था कि जो नियम सर जिस चीज का हवाला दे रहे कि 3-4 स्टेट बनाया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब वो मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक उसमें क्लाउज जोड़ा, विथ कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि कल राज्य सरकार की कमेटी किसी भी नाम का अनुशंसा कर देगी और वो डीजीपी हो जाए। और इसमें सर आप जो कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, आप वो भी अपना बात रख लीजिएगा। इसमें एक चीज ये भी आ रहा है कि वो जो डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई गई है, बाकी के स्टेट में यूपीएससी का भी एक मेंबर रहा है, मतलब चर्चा में है। आप इसको स्पष्ट कीजिएगा, यहाँ वो यूपीएससी का कोई मेंबर नहीं है। नहीं, यूपीएससी का मेंबर है, लेकिन वो जो फैसला हुआ उसमें यूपीएससी का कोई मेंबर उस कमेटी की बैठक में नहीं आया। अच्छा। तो इस तरह से मतलब यूपीएससी का कंसेंट नहीं मिला, मतलब और मान लीजिए वो मेंबर नहीं आया तो आप उस प्रस्ताव को जो निर्णय लिए हैं यूपीएससी के उस मेंबर को यूपीएससी को भेजकर उसका कंसेंट ले लेते, तो ये नहीं लिया गया। तो इस तरह से माना जा रहा है जो केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार या यूपीएससी, मतलब दोनों होल एंड सोल, मतलब उसका केंद्र सरकार का इसमें कोई कंसेंट नहीं है। पंडित जी, अगर बाबूलाल जी के चिंता पे ही अगर हम लोग बातचीत करें, जिस तरीके से वो यह जाहिर कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पे कि उनको डर है इनके डीजीपी के पद पर बने रहने के कारण, तो एक जो खबर आ रही है जिसपे हम लोगों ने सर से सवाल का जवाब भी लिया कि अगर डीजीपी पद से उनको हटना पड़ता है, और जो चर्चा है कि सीएम सिक्योरिटी एडवाइजर टू सीएम बनेंगे, तो ये तो फिर लड़ाई लंबी हो जाएगी। फिर अगर उन्हीं की वजह से डर है, इतना खौफ है उनका अनुराग गुप्ता का, तब तो फिर खौफ कम होने वाला नहीं है अगर ऐसा होता है तो। पर तब बाबूलाल के पास कोई बात नहीं रहेगा कहने को, क्योंकि मुख्यमंत्री को ये अधिकार है, वो सलाहकार अपना नियुक्त कर सकते हैं, उसका पे स्केल भी नियुक्त कर सकते हैं, उसका टेन्योर भी नियुक्त कर सकते हैं, पर वो टेन्योर उनके कार्यकाल से ज्यादा नहीं हो सकता। बस यही एक क्लाउज है। वो तो जब तक सरकार है तब तक, जैसे प्रेस एडवाइजर का पोस्ट होता है, पॉलिटिकल एडवाइजर का, उसी तरीके का। हाँ, मतलब वो एडवाइजर बन सकते हैं, ये बहुत सामान्य चीज है। मुख्यमंत्री को ये पावर है, और बहुत सारे एडवाइजर बन चुके हैं, पहले के मुख्यमंत्री बना चुके हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में और राजनीतिक गलियारे में, मतलब एक चर्चा तो है जो बाबूलाल जी और अनुराग गुप्ता के बीच में जो संबंध है वो बहुत कटु है। अब मधुर तो नहीं, हाँ, बहुत कटु शब्द का हम उस सर्कमस्टांसेस से उसको जोड़ के देखा जा रहा है। जैसे जिस दिन डीजीपी इनको बनाया गया, बाबूलाल सबसे पहले रिएक्ट किए, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, और लगातार बाबूलाल जी रिएक्ट भी कर रहे हैं। जैसे मतलब कटुता इस कदर है कि मुझे नहीं लगता कि यह बोलना चाहिए, लेकिन जग जाहिर है और सार्वजनिक बातचीत हो भी रही है कि अनुराग गुप्ता के घर में फंक्शन में बाकी लोग गए, रघुवर दास जी भी गए, लेकिन बाबूलाल मरांडी नहीं पहुंचे, जब उनको भी इनविटेशन था। जैसे एक शब्द का यूज किया जाता है ना, जो ओपन सेक्रेट, वही है, मतलब ओपन सेक्रेट है। जो बाबूलाल जी और अनुराग गुप्ता के बीच का जो संबंध है वो कटु है। तो संबंध कटु है ही, और यह जग जाहिर भी है, सार्वजनिक तौर पे लोग देख भी पा रहे हैं। लेकिन तकनीकी पहलू जो है, खास करके डीजीपी के पद पर बने रहने का, वो अनुराग गुप्ता के फेवर में जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। केंद्र ने तीसरी दफा पत्र लिख दिया है। ये ठीक बात है कि तीसरा जो एक पहलू बाबूलाल मरांडी का है, बतौर नेता प्रतिपक्ष, जाहिर सी बात है कि वो सवाल तो उठाएंगे ही, सवाल उठा भी रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो भी इस बातचीत में हम लोगों ने समेटने की कोशिश की कि दरअसल चल क्या रहा है। जैसा कि सर बता रहे हैं, पांडे जी भी बता रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में, एक आध सप्ताह हम लोग मान करके चलते हैं कि इस पे कुछ बड़ा फैसला आ सकता है, हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। या फिर ये लड़ाई चलेगी लंबी?
नहीं, लंबी तो नहीं चलेगी, अब लंबी नहीं चलेगी। हमको लगता है ये ज्यादा लंबा हो चुका है। हाँ। ऐसा क्यों लगता है सर को कि लंबी नहीं चल सकती? मैं ये मतलब वो इसलिए सर बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने बकायदा पहले जिक्र किया, आप अगर सुन रहे होंगे तो, कि तीसरी दफा पत्र आ गया है और इसके पहले जो दूसरे स्टेट में जो दूसरे अधिकारियों के साथ केंद्र ने जो व्यवहार किया, मतलब जो कानून का या फिर जो यूपीएससी का जो अपना फॉर्मेट है, जो रूल रेगुलेशन है, उसके मुताबिक उसको कोट करते हुए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आगे अब केंद्र कार्रवाई करे। ऐसा कोई एग्जाम्पल देश में और नहीं आया है जो अनुराग गुप्ता के साथ हुआ है। जो सर्विस में थे उनको बुलाया गया था, ये रिटायर्ड हैं। दूसरी बात, कहीं ये कानून में रिटायर्ड व्यक्ति रह सकते हैं डीजीपी के पद पे, ऐसा है सर? नहीं, थोड़ा सा सुधार दें। जो बंदोपाध्याय पर रिटायरमेंट के बाद विभागीय कार्यवाही चली, विभागीय कार्यवाही सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल विभागीय कार्रवाई चलाने के लिए केंद्र सरकार ये है, पर रिटायर आदमी को आप डायरेक्शन नहीं दे के बुला सकते हैं कि आप आइए दिल्ली। तो केंद्र बुला कहाँ रहा है? हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि 3 के बाद चौथा लेटर नहीं आएगा। ये रिमाइंडर तो कितने बार भी हो सकता है। वो ठीक है, आप जब तक कोई केंद्र सरकार विकल्प ना दे कि डीजीपी ये हुए अपॉइंट, या फिर कोर्ट का कोई ऑर्डर ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है कि अगर राज्य सरकार भी अड़ी रही और केंद्र भी अड़ी रही तो ये लंबा चल सकता है। बाबूलाल जी का 2-3 लाइन को बहुत आपको उस पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। एक वो बोल रहे हैं जो यह असंवैधानिक स्थिति पैदा कर रहा है, मतलब हाँ, वो तो डीजीपी मान ही नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो केंद्र भी तो उन्हीं की बात कर रहा है ना। मतलब केंद्र जो वो बोल रहे हैं जो असंवैधानिक स्थिति है, तो केंद्र भी तीसरी बार पत्र लिख चुका है। तो ये जो है असंवैधानिक स्थिति में फिर क्या अंतिम विकल्प क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। मतलब एक हम ऐसा ऐसी संभावना नहीं है अभी झारखंड में। नहीं, वो तो पॉलिटिकल व्यवस्था में ना, यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी का बात है, मतलब यहाँ कैसे सिस्टम सही करना है। वो जो राष्ट्रपति शासन का को लगाने का जो मूल प्रावधान है उसमें यही कहा गया है कि जब किसी देश, मतलब देश में या राज्य में संवैधानिक मतलब परंपरा के अनुसार अगर वहां पर शासन प्रशासन की व्यवस्था नहीं चलती है तो केंद्र हस्तक्षेप करके वहां पर राष्ट्रपति शासन इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ये, हालांकि ये राष्ट्रपति शासन का अभी हम मतलब एक उदाहरण के रूप में इसकी चर्चा कर रहे हैं, झारखंड में ये स्थिति नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और चूंकि अब लाइव लंबा हो रहा है, मुझे लगता है कि एक आखिरी सवाल के बाद इसको लाइव डिस्कशन को समाप्त करते हैं कि क्या केंद्र और राज्य के बीच में कहीं अनुराग गुप्ता पीस भी तो नहीं रहे हैं? एक लड़ाई तो राज्य सरकार की पहले से भी केंद्र के साथ चलती आ रही है कि पिछले 3-4 वर्षों से, या यूं कह लें कि जैसे ही हेमंत पार्ट 1 की शुरुआत हुई तब से लड़ाई चल रही है केंद्र के साथ। आप देखिए कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कितने प्रेम से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, और जो वीडियो जारी किया गया, क्योंकि वीडियो जारी करने के पीछे भी मैसेजिंग रहता है कि भाई कौन सा वीडियो जारी करना है। 43 सेकंड के वीडियो में 23 सेकंड तक हेमंत सोरेन और नरेंद्र मोदी ही थे। तो ये भी है क्या कि चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार हो और केंद्र की सरकार है, जो आपस की जो लड़ाई है उसमें कहीं ये अनुराग गुप्ता तो नहीं पीस जा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आदमी की स्वतंत्रता होती है जब तक वो टर्म कंडीशन से बंधा ना हो रिलीव होने का। एक जैसे ही प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ या कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी खत्म हुई या बीच में किसी को नौकरी छोड़ने का इच्छा हो तो वो इस्तीफा दे देगा और उसको राज्य सरकार को स्वीकार करना होता है, या किसी को भी, जब तक वो किसी कंडीशन में ना बंधा हो। तो जो आईपीएस इतना टर्म पूरा कर लिया हो या खुद रिटायर हो गया और सरकार कह रही है कि नहीं आप नौकरी कीजिए, तो उसको बाउंड करके नहीं रख सकती। वो रिलीव लेटर लेंगे और चले जाएंगे कि मेरा टाइम ओवर हो गया। तो इसको बाउंड नहीं किया। टाइम ओवर हम लोगों का लाइव डिस्कशन का भी हो गया है। हालांकि ये तो नहीं बोला जा सकता है कि केंद्र जवरिया रिटायर कर रही है। पूरा एक व्यवस्था है और जो गाइडलाइंस है, रूल रेगुलेशन जो है यूपीएससी का, उसके मुताबिक वो उनका रिटायरमेंट का वक्त आ गया था 30 अप्रैल को ही, और इसी वजह से जो है केंद्र ने चिट्ठी लिखा, तीसरी बार चिट्ठी लिख दिया गया है। अब आगे हेमंत सोरेन और उनकी सरकार क्या निर्णय ले पाती है उसको भी हम लोग लेकर के हाजिर होंगे। तब तक इस लाइव का आप हिस्सा बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।